हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि सर साइकोलॉजी क्लास है वो आप लगाएँ। तो दोस्तों वो दिन आ चुका है और आपके मात्र मैं कह रहा हूँ कि 20 से 25 दिन आपके आपके एग्ज़ाम के रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन क्लासों को देख लोगे ना, साइकोलॉजी क्लास जो हमारे जो टीचर फैकल्टी है, हमारे एक प्रकार से भाई है, छोटे भाई है, वो आपको अच्छे से करवाएँगे। और अगर आपने इस 25 दिन के अंदर आपने अगर इस साइकोलॉजी अच्छे से कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, थ्योरी करवाएँगे, साथ में आपको एमसीक्यू भी करवाएँगे, सब चीज़ें आपको करवाएँगे। बस आपको बने रहना है प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में और एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को समझते हुए और एक-एक बातों को समझते हुए आपको चलना है। और साथ में आपको कोई अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कर क ब बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं बुलाना चाहूँगा उनको, और हमारे जो छोटे भाई हैं उनका नाम है राहुल सिंह जी डागुर साहब, और मैं इनको बुलाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है राहुल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार आपको और सभी छात्रों को भी मेरा नमस्कार। तो साथियों हम जो मनोविज्ञान का जो सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं, आपके जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है और इस निकट की स्थिति में हमें आवश्यकता होती है जो है हमारे एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ को हम इस तरीके से करें कि आपकी थ्योरी भी हो जाए। और थ्योरी को भी इस तरीके से करना है कि मात्र 25 दिन है और 25 दिन के अंतर्गत आपको इस थ्योरी को समझना है। तो साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं एक बार सिलेबस। मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता दूं, होता क्या है कि मनोविज्ञान को कभी कभार हम बिल्कुल ऐसे लेते हैं, बिल्कुल भारी में लेते हैं कि सब नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या चीजें कर पाएंगे। लेकिन सच ये है कि मनोविज्ञान हलवा है, हलवा। मनोविज्ञान में है क्या है, कितना सिलेबस है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ये सिलेबस है। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा व क्षेत्र, अधिगम करता मतलब टोटल ये मान लीजिए अधिगम वाला जो भी पार्ट है। उसके बाद में अधिगम किस प्रकार से होता है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी। कितना है निर्मितवाद में, वही जेरम ब्रूनर आ जाते हैं। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक में कौन आते हैं, जीन प्याजे और एक बायगोत्स्की का सिद्धांत आ जाता है आपका। और व्यवहारवादी में कौन है, ये आपके ये वो थॉर्नडाइक हो गए, और थॉर्नडाइक के बाद स्किनर आ जाएंगे, स्किनर से पहले एक आप पावलव ले लोगे। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, व्यवहार में आ जाएंगी। ये टोटल के 10-15 से लेके सिद्धांत हैं, टोटल 10-15 जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में कुछ चीजें आती हैं कॉन्सेप्ट की, जैसे बाल विकास में आएंगे। बाल विकास में हम क्या पढ़ेंगे कि सब बाल विकास का जो सबसे पहले अध्ययन किसने किया। वैसे ही अधिगम में कुछ आपके सिद्धांत आ जाते हैं कि भाई ये अधिगम का हो गया। फिर उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य में समायोजन, छोटा सा टॉपिक ये है। बस ये है कि इसको सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है। दरअसल अगर हम जाने कि हमें वास्तव में मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गुरुजी हम कल को स्कूल में जाएंगे, तो हमें अपने बच्चे के व्यवहार को समझते हुए उसको आगे हमें पढ़ाना है। तो इसी प्रकार की चीजों को जानने के लिए हमें मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की जरूरत होती है। तो फिर मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए मनोविज्ञान को पढ़ा रहे हैं, और फिर बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं कि उनको आसानी से याद हो जाए। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी पॉइंट वाली चीजें हैं उनको समराइज करके कर दिया जाए छोटा, बिल्कुल चार्ट में बना दिया जाए कि ऐसे सब मुश्किल से 20 से 30 बिंदु रहे कि ये सब ये आपको 20 से 30 बिंदु यहां से याद करने, 20 से 30 आपको सिद्धांत याद करने, मामला फ्री। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो चीजें फैली हुई हैं उनको टेक्निकल रूप से उनको एक साथ जोड़ के समग्र रूप से याद किया जाए तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। और दूसरा जो बार होता है हमारा अंत में जो हमें करना है वो क्या है, तो अंत में जो हमें करना है पेपर में क्वेश्चन को करना है, सवालों को करना है। और जब हमें सवालों को करना है तो क्यों ना हम सीधे सवालों से प्रैक्टिस करें। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है, आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद में बच्चे सवाल हल नहीं कर पाते। तो इसीलिए विशेष रूप से हम ध्यान ये रखेंगे, पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जस्ट बाद में आज तक जितने भी आए हुए वहां से सवाल हैं वो सॉल्व कर देंगे। बस निश्चित रूप से हम ये बात अवश्य याद रखेंगे वहां पे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी जो हमें नॉर्मल क्लास में 1 घंटे में कराते हैं उसको हम 15 मिनट में करेंगे। 15 मिनट में करेंगे मतलब एक बहुत कम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी मामला होगा पीपीटी में होगा, मैं यहाँ से आपको समझाते जाऊंगा। और जो भी अगर कुछ कमी रही होगी तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको वो समझ में आए। कहाँ पे आएगी समझ में, वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो साथियों ये बात याद रखना, जिसने भले ही छह मनोविज्ञान आज तक नहीं पढ़ी है, मेरे यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा कि गुरुजी हमारा समय बेकार गया है, या हमें याद नहीं हुआ है, या मनोविज्ञान हमारे लिए ये लगा है कि गुरुजी बहुत बड़ा हुआ है हमने आज तक नहीं पढ़ा। मनोविज्ञान के सवाल हल होंगे, वो भी बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि वही इससे पहले थर्ड ग्रेड का एग्जाम लगा था आपका, ये रीट का एग्जाम। रीट के एग्जाम में मैंने लगभग ऐसे 170 क्वेश्चन की लास्ट में मैराथन कराई। 3 शिफ्ट हुई थी, 3 शिफ्ट में 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं एज इट इज। बच्चे आके गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, ये है वो है। अब मेरा खुद का छोटा भाई, मेरे अंकल का लड़का, उसको बोल रहे हैं बच्चे भाई तेरे भाई की क्लास में से सारे आए, क्योंकि वो क्या है भी बीएसटीसी कर रहा है, तो बीएसटीसी कर रहा है तो उसका क्या था
हम पढ़ नहीं रहे साहब, आप किसके भरोसे हो पेपर में साहब? हम भगवान के भरोसे हैं। तो वो भगवान के भरोसे उसने मुश्किल से मेरी 4-5 घंटे की पुरानी क्लासेज ली थी। अब बेचारा 1 नंबर से फेल हो गया। आज बोल रहा है भैया अगर आपकी एक क्लास और ले लेता तो बढ़िया होता। मैं नंबर कैसे आ गए भैया आप? मैं तेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। बोले भैया साइकोलॉजी तभी तो आई, आपकी क्लासेज ली हैं। तो ये तय है कि देखो बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आज तक का ट्रस्टेड मटेरियल है। ऐसा मटेरियल नहीं है कि गुरुजी कोई पहली बार पढ़ा रहे हैं, ट्रस्टेड मटेरियल है, बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आज तक फर्स्ट ग्रेड में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि टाइम से आपको बुकलेट भी दे दें, जो कि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, जो पीपीटी बना रहे हैं, जो भी आपके आए हुए क्वेश्चन है उनको समराइज करके एक तरीके से, ये नहीं कि क्वेश्चन बिखरे हुए हों, एक सिद्धांत के साथ में ऊपर थोड़ी सी थ्योरी, जिससे कि आपको वो आसानी से समझ में आए। इस तरीके से हम आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कराएंगे। अगर आपका जैसे सिलेबस देखें, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र व कार्य, क्या देखेंगे भाई कि सब शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्य का विकास रूसो ने किया। इतिहास गाल्टन के प्रयासों से प्रारंभ होता है। थॉर्नडाइक आपके कौन है? प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद में एक जॉन डीवी के बारे में पढ़ लेंगे। जॉन डीवी कौन है? प्रथम शिक्षाविद। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है कि साहब लिंडग्रेन के द्वारा शिक्षा के कितने चर बताए गए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा और नीचे इतना करके 4-5 पॉइंट में इसको खत्म कर देंगे, यहीं से प्रश्न आते हैं। भले ही अपने पुराने आए हुए कितने भी प्रश्न उठा लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से ही आए। इसके बाद में नीचे आ जाओ, अधिगम। अब अधिगम का सीधा सा है, अधिगम क्या है गुरु जी? वही जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, ये अधिगम है। बाकी अधिगम क्या नहीं है कि गुरु जी आपकी जो परिपक्वता है, संवेग में परिवर्तन हुआ है, बिना मेहनत के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वो अधिगम नहीं है। और यदि गुरु जी मेहनत की है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो भी अधिगम नहीं है। सिंपल सी बात है, इतनी इतनी सी चीजें इसमें पढ़नी है। और गिने चुने दिमाग में पॉइंट बना लेना कि सर ये 14 सिद्धांत तो हमें पढ़ने ही है, वो 14 सिद्धांत अपन पढ़ के चलेंगे, वहीं से सवाल आ जाते हैं। सिंपल सी चीज है, और सिद्धांतों में है कितना सा। थॉर्नडाइक कैसे शुरू करेंगे कि सब आप इसने बिल्ली पर प्रयोग किया, सामने इसने मांस का टुकड़ा रखा, उस मांस के टुकड़े के लिए बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही है, मतलब उद्दीपक को देखते हुए प्रतिक्रिया हो रही है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलेंगे। बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत बोलेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, एसआर थ्योरी हो गया। फिर इसके बाद में देखा हमने कि साहब इसमें दिमाग लगाने वाला तो कोई काम है ही नहीं, उद्दीपक दिख रहा है, आप क्रिया कर रहे हो, कोई विशेष आपने तकनीकी या विशेष टेक्निक्स का यूज नहीं किया, मतलब छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। उसके बाद पावलव पे चले जाएंगे कि साहब जो लार कुत्ते की भोजन के प्रति निकल रही थी, उसको घंटी के प्रति शिफ्ट कर दिया, मतलब संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है, यहाँ पे सीधा बंद बन रहा है, मतलब बंद का सिद्धांत। इस प्रकार से जोड़ते हुए सीधे सीधे आगे निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 14 भी आपको एक कहानी में दिखेंगे। मतलब ये कि साइकोलॉजी सीधी सी है, यहाँ से एक कहानी शुरू होगी, अंत तक एक ही कहानी है, एक कहानी में साइकोलॉजी आपकी पूरी खत्म है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद में आपका वही अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक व निर्मितवादी सिद्धांत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे तो बोल दिया कि साहब जो अधिगम है वो है होता कैसे, कौन कौन से पक्षों में? बिल्कुल साहब संज्ञान में अधिगम होता है। मैंने साइकोलॉजी मुझे पूरी याद है, मैं रोजाना पढ़ता हूँ। अब जैसे मेरी कुछ दिन में जो बुक लॉन्च होने वाली है, उसके लिए भी रोजाना साहब रात रात भर करेक्शन अपन कर रहे हैं। सारी चीजें ऐसे चलती हैं। संवेगात्मक सिद्धांत, नैतिक विकासात्मक सिद्धांत, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में वही अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक आ गया, पावलव आ गया, स्किनर आ गया। उसके बाद में ये बोल रहा संज्ञान। संज्ञान में सबसे पहले कौन सा आता है? गेस्टाल्टवाद आता है। गेस्टाल्टवाद के बाद में आपके संज्ञान में अगर देखें दर्द, तो विकास वाले सिद्धांतों में आ जाते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत आ जाता है, और फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आ जाता है। फिर उसके बाद आधुनिक संज्ञानवाद ये भी आ जाते हैं आपके, आसुबेल और कार्ल रोजर्स आधुनिक संज्ञान। तो ये सारे सिद्धांत आपके आ जाएंगे। फिर इसके बाद में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इनके निहितार्थ कि भाई ये सिद्धांत कैसे जरूरी है। छोटे बच्चे हैं तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत अच्छा है, बड़े बच्चे हैं आपके तो साहब इनमें तो चिंतन प्रक्रिया का उपयोग किया जाए, गेस्टाल्टवाद बहुत अच्छा है साहब इसमें। तो ये सारी चीजें इसके साथ में निहितार्थ करके जोड़ेंगे, और ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इजीली वो पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में आपको दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। यहाँ गुरुजी इस तरीके से हमें जवाब देना है, तो बहुत ही ज्यादा टफ करके नहीं, इन चीजों को इतनी ज्यादा आसान करते हुए अपन पढ़ेंगे कि आपको चीजें बिल्कुल आसान दिखेंगी, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य में समायोजन। समायोजन में क्या है? लगभग 10-12 वर्ड तो वो हैं कि साहब आप चीजों के साथ समायोजन करते कैसे हो। इसके बाद में 4 आपके प्रत्यक्ष उपाय, 10-12 आपके अप्रत्यक्ष उपाय। किलफोर्ड वियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। इसके बाद में साहब आपकी थोड़ी सी कहानी 1908 से होके मुश्किल से 12-13 का 1-2-3-4 पॉइंट में आपका मानसिक स्वास्थ्य खत्म। और उसके बाद में समायोजन लगभग
12 अक्षर का अर्थ वो याद रखना है जो कि आपको 10 सवाल करोगे, 10 सवालों में रट जाएगा, आपको 10 सवालों के साथ में याद हो जाएगा। तो ये टोटल इतना याद इसमें करना है आपको। इसके बाद में यदि हम बात करें, इसके बाद में आ रहा है आपका, ये क्या कर रखा है इन्होंने, हाँ भाई, इसके बाद में आ रहा है आपका संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि में क्या है, जॉन मेयर व पीटर सेलोवे ने सबसे पहले उपयोग किया। उसके बाद में सब वर्तमान में डेनियल गोलमैन चल रहे हैं। उसके बाद 3 मॉडल हैं। सबसे पहले साहब आपका जॉन मेयर व पीटर सोलोवे का, उसके बाद केवी पैडिट्स का, उसके बाद तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका ये डेनियल गोलमैन का आ जाता है। कुल मिलाकर इतना है संवेगात्मक बुद्धि। उसके बाद साथ में डेनियल गोलमैन के 5 शब्द वो याद रखने, इससे बाहर सवाल आज तक ना गया है ना जाएगा। उसके बाद में वही संवेगात्मक बुद्धि का आईक्यू कैसे निकालते हैं, संवेगात्मक बुद्धि कहाँ पे काम आती है कि भैया आप अपने संवेगों को या सामने वाले से बात करने में किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना है, उसको अगर बेहतर रूप से आप देख के चलो तो आपकी सारी चीजें सेट होकर चलती हैं। इतना सा है, क्या है संवेगात्मक बुद्धि में, बस ये है कि चीजों को समराइज करो, कि जो आपके पास में लिखी हो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी हो। पहले शॉर्ट में लिखी हो ऊपर एक पन्ने में, उसके बाद नीचे बड़े में भी लिखी हो। क्यों, बड़ा पढ़ना जरूरी है, शॉर्ट का अर्थ समझ में तब आएगा। पर लेकिन आपने एक बार बड़ा पढ़ लिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक बार 1 घंटे में बोल के बता दिया, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, बस वो ऊपर वाला चार्ट, हाँ गुरुजी ने बताया था, कहानी खत्म। ये है, और करना ही क्या है। इसके बाद में वही संवेगात्मक बुद्धिमत्ता एवं शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। भाई संवेगात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ में साफ आपको बार बार बात बीच में फालतू में गुस्सा आ रहा है, इस संवेगों को नियंत्रण करो, दिमाग को ठंडे में करो। उसके बाद संवेगों को ऐसे नहीं खेलने नहीं जाना है, अपना काम करना है। ये सारी चीजें संवेगों को नियंत्रित करो। जैसे कुछ दिन पहले हमारे साथ ही होता नहीं साहब, शाम को हम घूमने जाएंगे, अब मेरा एक मित्र आया कल, गुरु जी घूमने चले, मैं कि नहीं यार थोड़ा सा काम है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो वही बुक लिखने में, हमें मजा उसमें आ रहा है, हम पूरा दिन रूम में रह लेते हैं। मैंने पूरी रात लिखी है, पर वो बोल रहा है गुरु जी चलते हैं थोड़े, मैं कि नहीं यार। तो इन सारी चीजों के साथ में आपको व्यवस्थित रूप से काम करना है। तो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता एवं शिक्षण अधिगम में इसके नेतार्थ, ये छोटा सा टॉपिक। अब यदि कोई इंग्लिश में देखना चाहे, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का यदि कोई विद्यार्थी हो तो वो इधर से आ जाओ भाई, ये आपका इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, और वो है इस प्रकार से, कहाँ गया, अच्छा यहाँ है। ये है भाई आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का सिलेबस। वही एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, इसके शब्द अर्थ निहितार्थ जो भी सारी चीजें हैं, स्कोप मीनिंग एंड इम्प्रेशंस जो भी सारी चीजें हैं, और टीचर को इसका उपयोग एक क्लासरूम की सिचुएशंस में कैसे करना चाहिए, इंग्लिश में जो आपको लिखा हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, मतलब जो विकास वाली चीजें हैं, जो विकास के सिद्धांत हैं, जो आपके डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद जो आपका थर्ड जो टॉपिक है लर्निंग, लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं क्या, अधिगम। लर्निंग में क्या आएगा, कैसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ परिभाषा है। उसके बाद में थोड़े से सिद्धांत हैं जो अधिगम के, जो कि आपके थॉर्नडाइक से लेके शुरू होंगे। थॉर्नडाइक के बाद स्किनर पावलोव, और उसके बाद आप स्किनर पावलोव, और एक कौन सा भूल गए हम, नहीं सॉरी सही चल रहा है। उसके बाद में तीसरा जो, इसके बाद हम गेस्टाल्ट बाद पढ़ लेंगे, गेस्टाल्ट बाद के बाद कर्ट लेवन का क्षेत्र या जीवन दायरा सिद्धांत, ऐसे छोटे छोटे आ जाएंगे। बाकी ये कि क्वेश्चन मेजरली शुरुआत के वो 4-5 हैं उनमें से आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा है वास्तव में, थोड़ा इसका क्षेत्र विस्तृत है, बिल्कुल छोटे से काम नहीं चला सकते। तो इसीलिए अपन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको भी लेके चले, छोड़े नहीं। क्योंकि वह मुश्किल से आप 10 मिनट बचा के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो 10 मिनट आपके सवालों को सही करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, ये वाला सवाल, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब बुद्धि एवं जो आपकी सृजनात्मकता है उसको पढ़ेंगे। बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो आपका अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडवर्टाइजमेंट एंड मोटिवेशन, मतलब कुल मिलाकर आप किसी भी चीज को याद करने में किस प्रकार से मोटिवेट हो रहे हो, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, मतलब कुल मिलाकर ये कि सारी इन सारी चीजों का हम अपनी जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए बस बेहतर रूप से अपन पढ़ेंगे, चिंता ना करें। आज तक के आया हुआ कोई भी प्रश्न अपने को नहीं छोड़ना है, और उसको समझते हुए पढ़ना है कि आंसर क्यों है,
उसके बाद में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप खुद आके बोलोगे गुरुजी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। मैं नहीं बोलता कि मैं 5 सवाल बना के लाऊंगा, क्योंकि मैं खुद पीजी हूँ सब साइकोलॉजी से, तो मेरे से ज्यादा सवाल कोई नहीं बना सकता। ये वाली बात छोड़ो कि सवाल कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं तो उस कॉन्वे में बैठ के आया हूँ जहां से पेपर आपके बन के आते हैं। कौन बनाता है? हमारे ही प्रोफेसर बनाते हैं महाराज, जिनसे हम पढ़ के आ रहे हैं। तो सवालों को वही बना रहे हैं, कुछ नहीं है। और हम तो रोजाना उनके कांटेक्ट में, तो हमें तो ये भी पता होता है कि वर्तमान में पेपर कैसे बनेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान जिस विचारधारा में जा रहा है, तो उसी प्रकार से हमारे प्रोफेसर की विचारधारा होती है, ये हमें पता होता है। अब उसी विचारधारा में रहते हुए वो पेपर बनाते हैं, तो हमें तो पता है पेपर का झुकाव किधर होना है। तो पेपर भी हमारी स्थितियों से बाहर नहीं जा सकता। तो इसीलिए निश्चिंत रहें, बिल्कुल चिंता ना करें, और आराम से साइकोलॉजी की जिम्मेदारी मुझे दें आप, और आराम अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित रूप से बनाए रखें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।